अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान तौहीन अदालत केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि वो मजिस्ट्रेट साहिबा के सामने पेश होकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं अगर उन्हें ये लगे कि उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है। ये बात शायद वो पहले दिन भी इसी तरीके से जाके अदालत के सामने सर झुका के कह सकते थे कि मैं गैर मशरूत तौर पर माफ़ी का तलबगार हूँ और ख़ुद को अपने अदालत के सामने पेश करता हूँ और मेरी बिल्कुल ये नीयत नहीं थी और अगर अदालत ऐसा महसूस करती है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ये कहा नहीं, काफ़ी दिन इस पर काफ़ी हफ्ते सरफ हो गए, लेकिन आज इमरान खान जब चार्ज फ्रेम करने की अदालत कह चुकी थी कि हम आज करेंगे, तो चार्ज फ्रेम करने के मौके के ऊपर इमरान खान ने यह बयान दे दिया और अदालत ने उसको तसल्ली बख्श करार देते हुए जो हुक्मनामा भी जारी किया उसके ऊपर उन्होंने कहा कि यह अदालत महसूस करती है कि तसल्ली बख्श है। अब वो जज जेबा के सामने कब जाएंगे, ये इमरान खान को अगली पेशी से पहले इसके ऊपर भी और एक बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दाखिल करना, उसके ऊपर भी पेशरफ्त करनी होगी। जो उन्होंने बयान आज अदालत में दिया वो तहरीरी हुक्मनामे का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिस्सा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने अदालत से बाहर निकल के एक बयान भी दिया और वो बयान ये था कि मैं तो माफिया से लड़ना चाहता हूँ, अदालत से अभी लड़ाई मेरी नहीं है। दिखाइएगा। जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ माफियाज के खिलाफ, मैं जिससे जंग नहीं लड़ने वो पाकिस्तान की अदलिया है, मैं जिससे जंग नहीं लड़ने वो पाकिस्तान की अदलिया है। अब यहाँ पर इसको जिस बात को इमरान बार बार अपने हर जलसे में दोहराते हैं, हकीकी आज़ादी की जंग, ये हकीकी आज़ादी की जंग क्या है, इसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि आज हमारे साथ जो शुरका हैं उनसे दरख्वास्त करूँ कि उसके ऊपर रोशनी डालें, क्योंकि हफ्ते वाले दिन से उन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल दी हुई है। हफ्ते वाले रोज़ से उसका आगाज़ करेंगे और फिर वो कहते हैं कि एक दुरुस्त वक्त पर जब उन्हें लगेगा कि उनकी टाइगर फोर्स तैयार है तो वो मार्च की कॉल देंगे। ये अगले 2-3 हफ्ते या 4 हफ्ते के अंदर वो इस काम के ऊपर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। अभी ये यकीनी नहीं है कि वो मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ 10 दिन बाद निकलेंगे या 15 रोज़ या 20 रोज़ के बाद, क्योंकि 25 मई के तजर्बे के बाद वो कुछ ऐसा करके इस्लामाबाद आना चाहेंगे कि आर या पार वो करने की पोजीशन में हो। दरमियान में बीच चुराहे अगर उनको रास्ता रुक गया और वो आगे ना आ पाए तो पिछली दफ़ा वाली कैफियत होगी और राना सनाउल्लाह फिर फतह का जश्न मनाएंगे कि मैंने इनको इस्लामाबाद नहीं आने दिया। और राना साहब ने तो बल्कि आज जवाबी तौर पर कह भी दिया कि हमने तैयारी कर ली है, उन्होंने अभी तैयारी करनी है, लेकिन हम ड्रोन्स भी लाएंगे, आंसू गैस के शेल्स भी लाएंगे और अगर ये इस्लामाबाद आएंगे तो इनका अच्छे से बंदोबस्त करेंगे। बड़े ओपनली, बग़ैर किसी वो चीज़ को ढके छुपे अंदाज के कहने के खुल खिला के वो बयान दे रहे हैं राना साहब। तो हमने दोनों इमरान खान और राना सनाउल्लाह के बयानात का एक तकाबली सा जायज़ा लेने के लिए आमने सामने एक बनाया छोटा सा पैकेज आपको दिखाते हैं। सूबों से आपने पुलिस मांगी है तो 2 सूबों में तो बराह रास्त उनकी हुकूमत है, अगर वो आपको पुलिस या अगर वो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो उनके खिलाफ एक्शन होगा। बाकी हमारे पास FC है, रेंजर्स है, इस्लामाबाद पुलिस। सोच रहे हैं कि जो ये टीयर गैस शेलिंग है और रबर बुलेट्स हैं तो उनको बेहतर और मौसर करने के लिए जो है वो कुछ नई से नई टेक्निक इस वक्त दुनिया में मौजूद है तो उससे इस्तेफादा किया जा सकता। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। सैटरडे को जो टर्न आउट तंजीम निकालेगी लोगों को, वो तारीखी होगा। हफ्ते को आपने पूरा जोर लगाना है। मैं उसके बाद फैसला करूंगा कि किस दिन मैंने कॉल देनी है। वो कॉल सिर्फ मुझे पता कब देनी है और सिर्फ मैं फैसला तब करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरे टाइगर और टाइगरेसेस तैयार हैं आज़ादी के लिए। ये वो सूरत हाल है, ये जंग नहीं है, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए और उसमें इंसानी खून बह जाए तो एक अफसोस का मुकाम होगा कि हमारी लीडरशिप इस सूरत हाल को संभालने में नाकाम रही। जो आज पैनल में हमारे साथ शुरका हैं, चौधरी साहब है, मारूफ माहिर कानून है, इसके अलावा मोहसिन शाहनवाज राजा साहब हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा भी हैं और बैरिस्टर भी हैं, और इसके अलावा बैरिस्टर वसीम सज्जाद फॉर्मर प्रेसिडेंट और माहिर कानून भी हैं, वो भी हमारे साथ है। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। वसीम सज्जाद साहब से आगाज़ करते हैं। वसीम सज्जाद साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जो माफ़ी थी उसको काफ़ी जाना गया, आप समझते हैं कि दुरुस्त तरीके से मामला अपने अंजाम को पहुंच गया? जी, ये जितने भी इस वक्त मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान साहब को बुलाया गया है और वो अदालत में पेश हो रहे हैं, जिसमें वो तोशाखाना केस है या टेररिज्म का एक केस भी बनाया गया है और कंटेम्प्ट का केस भी, मैं समझता हूँ कि इनमें से सबसे जिसके नताइज सबसे ज़्यादा ख़तरनाक उनके लिए हो सकते थे वो ये कंटेम्प्ट का केस था,
कि उसका जो पस मंज़र है, जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, जिस तरीके से की गई है, और वो सारी जो है वो वीडियो पे मौजूद है, तो ये बेहतर तो ये होता कि ये पहले दिन ही माफ़ी मांग लेते तो मामला ये जो है ख़त्म हो जाता। तो इसको प्रोलॉन्ग किया गया और बिल आखिर मेरे ख़्याल में सही मशवरा उनको दिया गया कि माफ़ी मांग लें और इस मामले को ख़त्म करें। अब जो उन्होंने ज़ुबानी आज बयान दिया है, उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जी आप लिख के अपना एक बयान हल्फी जमा कराएं। अब मेरा ख़्याल में ये फिर एक नाजुक मरला है कि वो लिख कर क्या देते हैं, क्योंकि जो कुछ असूल बने हुए हैं माफ़ी के भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के सिलसिले में, वो ये है कि जो माफ़ी हो वो एक तो बिल्कुल अनकंडीशनल होनी चाहिए। आज जो बयान था उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी जो मशरूत कर दी गई कि अगर जज साहब नाराज़ हैं तो मैं ये करने को तैयार हूँ, अगर ये है तो करने को तैयार हूँ। मेरे ख़्याल में एडवाइजेबल या उनके लिए बेहतर ये होगा कि जो वो हलफनामा जमा कराएँ वो अनकंडीशनल अपॉलजी हो, कोई अगर मगर कोई उसमें कंडीशन न लगाएं, और बेहतर उनके लिए, उनकी सियासत के लिए ये होगा कि ये मुकदमा ख़त्म करें और बजाय अपना वक्त अदालतों में सर्फ करने के वो अपनी सियासत पे तवज्जो दें। तो आज जो डेवलपमेंट हुई है उनके लिए अगर सोचा जाए तो मेरा ख्याल में अच्छी डेवलपमेंट उनकी तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कोई बयान हल्फी भी सही बना के अदालत में दाखिल करेंगे ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। आरिफ साहब से भी इसे पूछ लें। आरिफ साहब, ये क्यों नहीं पहले ही दिन जाके कहते हैं कि मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, मेरी तो नीयत ही ये नहीं थी, क्यों ये काम लटक रहा है, अभी भी है दरमियान में? मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि ये बात मेरी राय में तो मुनासिब नहीं थी कि पहले ही दिन जाके कह देते कि जनाब मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। उसकी वजह यह है कि 2 केसेस जिनका हवाला दिया जा रहा था वो ऐसे केसेस थे कि जिसको जहाँ माफ़ी मांगी गई, अदालत के अंदर माफ़ी मांगी गई, अनकंडीशनल माफ़ी मांगी गई, लेकिन अदालत ने सज़ा दे दी। अब इस सूरत हाल में इमरान ख़ान के लिए जो उस वक्त मशवरा दिया जा सकता था वो यही था कि आप जाएं और जाके अदालत के तेवर देखें, हालात देखें, और ख़ास तौर पे जो उस वक्त उन्होंने बात की वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक उसको यानी कंडेंसर के तौर पर आप समझ सकते हैं, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रिंसिपल ये है कि कंटेम्नर जो है उसके स्टाइल को देखा जाए, वो उसकी नीयत को देखा जाए कि क्या वाकई वो अदालत डिलिबरेटली अदालत की इज़्ज़त को पामाल करना चाहता है, उसके वक़ार को मजरूह करना चाहता है, या उससे सरे राहे ऐसी बात निकल गई है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। तो उसमें उन्होंने जो बयान दिया वो पहले यही था कि मैं उस मामले में ये बात, इसको अल्फाज को वापस लेने की हद तक भी था और शर्मसार होने की बात भी थी, और सवाए ये अनकंडीशनल वाला लफ्ज़ जो है, अनकंडीशनल में ये रिस्क बिल्कुल इन्वॉल्व था कि अनकंडीशनल अपॉलजी करने के बाद अगर अदालत इस नतीजे 5 अरकान का बेंच है, ये आप नहीं कह सकते कि गैस नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो सब इस बारे में कन्विंस हों, उनमें से वो मेजॉरिटी कन्विंस नहीं होती, तो उनको वो सिर्फ इतनी सज़ा दे दें कि टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, तो वो सारी उनकी सियासत ख़त्म होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहले तो ये देखा, और दूसरी बात एक और जो है वो ये है कि पिछली दफ़ा भी उन्होंने कोशिश की 2 दफ़ा, एक दफ़ा अपने लॉयर के ज़रिए हामिद खान के ज़रिए, और दूसरी दफ़ा ख़ुद भी उन्होंने कहा कि जी मुझे मौका दे, और यही बात जो आज उन्होंने की है, मुमकिन है कि यही बात वो करना चाहते हैं जो आज उन्होंने कहा। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है जी कि ये जो बयान है इस पर डिपेंड करता है कि जी वो किस तरह का बयान देंगे, बयान अल्फी, मैं इससे एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि ये जो आज बयान उन्होंने दिया है उसे अदालत ने तसल्ली बख्श करार दिया है, ज़ुबानी जो उन्होंने किया। तो अब उसके अंदर लेकिन उन्होंने क्वालिफाई किया, उन्होंने कहा कि अगर जज साहबा महसूस करती हैं कि मैंने रेड लाइन क्रॉस किया, अगेन क्वेश्चन मार्क है, तो फिर मैं अपॉलोजी एक्सटेंड करने पे तैयार हूँ, कह दिया उन्होंने, लेकिन साथ एक कंडीशन आयद की है। मैं रांझा साहब से पूछना चाहूँगा, रांझा साहब आपके दौर में जिन जिन के ऊपर कंटेम्प्ट लगी थी, अब मुझे लगता है आज तलाल भी गुस्से में होगा, निहाल हाशमी भी खफा होगा, दनियाल भी नाराज़ होगा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बज़ाहिर मेरा तासुर यह है कि एक अच्छा नरम रवैया अपनाया कि एक बड़े सियासी रहनुमा को 2 अल्फाज के ऊपर पकड़ के नाहल ही नहीं 5 साल कर दिया, जैसे यूज़र रज़ाक़लानी के साथ हो गया था। तो आर यू सेटिस्फाइड या नहीं सेटिस्फाइड? देखिए, जहाँ तक अदलिया के वक़ार का सवाल है और जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं उनकी रोशनी में इस केस को अगर देखा जाए तो इस केस में अदालत ने काफ़ी गुंजाइश दी है खान साहब को।
नरम रवैया अख्तियार किया। मैं गुंजाइश भी कह लें, नरम रवैया कह लें, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो पहले के फ़ैसले हैं वो निकाल के देख लें तो उसमें ऐसी सूरत हाल में बड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया गया। तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि जो असल में सुप्रीम कोर्ट के अपने फ़ैसले भी एक जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली वाला देखें हैं तो फिर तो आपको नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, लेकिन वो फ़ैसले देखें जहाँ पर तलाल चौधरी के ऊपर या निहाला हाशमी के ऊपर वो अमल चल रहा था, फिर आपको यकीन लगेगा कि बहुत सी गुंजाइश पैदा होगी। जी हाँ, बिल्कुल यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि गुंजाइश साफ़ नज़र आ रही है, पाकिस्तानी कौम को भी गुंजाइश नज़र आई है, और ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, लोग हैं, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई होगी ये रिलीफ सुनने के बाद। और ख़ान साहब के जो हार्ड लाइनर्स फॉलोअर हैं कि ख़ान माफ़ी नहीं मांगेगा, उनको भी आज पता लग गया होगा कि ख़ान साहब माफ़ी भी मांग लेते हैं। खैर पहले भी माफ़ी मांगी है उन्होंने और कहा था कि मैं ये नहीं करूंगा, इस तरह का पहले भी एक दफ़ा उनके ऊपर जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली वाले फैसले के अंदर एक कमिटमेंट दी हुई है कि दोबारा कभी कंटेम्प्ट नहीं करूंगा, दोबारा एक कमिटमेंट दोबारा। मतलब यहाँ से कई चीज़ें अगर सियासी गुफ्तगू की जाए तो मैं समझता हूँ कि ख़ान साहब का जो लोगों से कहा था कि मैं पीछे नहीं हटूँगा, तो ख़ान साहब पीछे हटने की एबिलिटी रखते हैं और यू टर्न भी ले लेते हैं, और ये यहाँ से साफ ज़ाहिर हो रहा है कि उन्होंने ये यू टर्न लिया और कहा कि मैं करूँगा। लेकिन जो अब मुस्लिम लीग से वाबस्ता लोग हैं या जो न्यूट्रल थोड़े बहुत लोग हैं, इम्पार्शल हैं, वो लोग अब ज़रूर ये देख रहे हैं कि यार ये तलाल के लिए और फैसला आ रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसी कानून की रोशनी में यहाँ पर बड़ी गुंजाइश दी गई है। तो वो जो एक कॉन्टीन्यूटी होती है जो प्रेसिडेंट्स की रोशनी में, उसके ऊपर अब एक और अगर जज साहिबा जो थी मुत्तहिद अदालत की जज साहिबा, उनका भी तो अभी एक रोल है ना, अगर वो मुतमईन नहीं होती इमरान की अपॉलॉजी से देन व्हाट? देखिए अब ये तो बड़ी आपने क्वेश्चन बात की ना, बिग क्वेश्चन है अभी। देखिए ये मैं समझता इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एक्शन इसलिए लिया था कि जज साहिबा को लगा ये मतलब अदालत को थ्रेटन किया गया। मेरी गुजारिश और मेरी राय इंतहाई एहतराम से ये है कि ये मामला जज साहिबा के ऊपर अगर नोटिस लिया गया था तो ये फ़ैसला सबको पता तौहीन अदालत हुई है, तो ये फ़ैसला भी खुद ही किया जाता। अगर आप उनके मतलब आप उनकी ओवरसाइट का इख्तियार जजेस का, सेशन कोर्ट्स का, सारे हाई कोर्ट के पास होता है सारे मामलात का, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड। लेकिन अगर जज ज़ेबा अगर मुतमईन नहीं है फिर क्या इसकी लेकिन मैं समझता हूँ कि जज ज़ेबा के पास तो जाना चाहिए, वो तो ज़ाहिर है कि अपॉलॉजी लिख के दे। पहली तो बात यह है कि अपॉलॉजी एक मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अपॉलॉजी वो होती है जो लिख के दी जाती है, और माजी में अपॉलॉजीज़ लिख के दी जाती थी, एफिडेविट्स दिए जाते वो देना अभी भी आज अदालत में क्या लिख के दें? अभी वो एफिडेविट देंगे, अब वो एफिडेविट कंडीशनल है, तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये फैसला भी अभी कंडीशनल है। मैं अगर वो जज साहिबा नहीं तस्लीम करती तो क्या दोबारा से वसीम सज्जाद साहब से फेवर रहे। वसीम सज्जाद साहब अगर ये मजिस्ट्रेट साहिबा जो हैं, जज ज़ेबा जो हैं, अगर वो काबिल तसल्ली नहीं करार देती इमरान की माफ़ी को या कंडक्ट को, तो सारा मामला तो उनसे शुरू हुआ था कि उनको इंटिमिडेट किया गया था, तो फिर क्या होगा? देखें जी, ये जजेस की पर्सनल फीलिंग्स के बारे में नहीं होता, ये होता है अदालत की तौहीन, और जो कानून है उसके मुताबिक अगर किसी सबॉर्डिनेट अदालत की तौहीन हो तो वो मुकदमा हाई कोर्ट में चलता है। आज जज साहब ने फरमाया था कि अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो ये आपका ज़ाती फ़ैसला होगा, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है हम आपकी माफ़ी को देखेंगे और उस पर फ़ैसला करेंगे। लिहाजा ये सारा जज साहब वो पास जाते हैं नहीं जाते हैं, उनकी तसल्ली होती है नहीं होती, ये मेरे ख़्याल में कानून के अंदर इसकी गुंजाइश नहीं है। इन्होंने हाई कोर्ट को सेटिस्फाई करना है और हाई कोर्ट इनके बयान हल्फी को देखेगी, और अगर वो उस मयार पे हुआ जो कि मयार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है तो फिर ये मामला ख़त्म हो सकता है। और इसमें अगर आप पहले दिन की कार्रवाई देखें तो एक जज साहब ने कहा था कि आपका बयान अगर आ जाता सही तरीके से तो आज ही मामला ख़त्म हो सकता था। तो जो एटीट्यूड रहा है कोर्ट का, उससे साफ ज़ाहिर होता है कि अदालत नहीं चाहती कि इन पे तौहीनी अदालत की कार्रवाई की जाए, और वो समझते हैं कि इन हालात में बेहतर होगा कि इस मामले को ख़त्म किया जाए।
हर केस के अपने वाक़यात होते हैं, अपने हालात होते हैं। निहाल हाशमी के केस के अपने वाक़यात थे, तलाल चौधरी साहब के अपने थे, यूसुफ रज़ा गिलानी के अपने थे। इस केस के वाक़या ज़रा फ़र्क है। एक पब्लिक मीटिंग में जोश में बात की गई, जिसका मेरा ख़्याल में अदालत समझती है कि भी इतनी संगीनी नहीं है। अगर वो माफ़ी मांग लें तो हम इस मामले को ख़त्म करना चाहते हैं। ये साफ नज़र आ रहा है अदालत के रवैये से। लिहाजा मेरे ख्याल में ये दुरुस्त कदम उठाया गया है, और अगर बयान हल्फी भी सही अल्फाज उसमें डाल दिए जाते हैं तो ये मामला ख़त्म हो सकता है, और इस मामले को मज़ीद बढ़ाने उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। रांझा साहब कुछ ऐड करेंगे? देखिए, उन्होंने बड़ी बात की वसीम सजाद साहब ने कि ये ज़रा हालात वाक़यात मुख्तलिफ थे, लेकिन हालात वाक़यात किस तरह मुख्तलिफ हैं कि तलाल चौधरी भी स्टेज पे था, इमरान खान भी स्टेज पे थे। तलाल चौधरी भी पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस कर रहा था, खान साहब भी पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे। तलाल चौधरी भी जोश में था, खान साहब भी जोश में थे। ये तो बिल्कुल सिमिलर फैक्ट्स हैं। तो सिमिलर फैक्ट्स जो हैं वो तो अपनी जगह पर आ गए। हालात तो बिल्कुल एक केस बाकी, निहाल हाशमी भी एक स्टेज पे ही था मेरे ख्याल से जहाँ पर उसने ये बात कर दी थी। तो सिमिलर फैक्ट्स तो बिल्कुल मेरे ख्याल से इस केस के उन केसेस के मिलते जुलते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से ये एक थोड़ा सा ये निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर आप बात कर सकते हैं तो उसके ऊपर आपके बारे में आपके हवाले से सख्त फैसला आ सकता है, और अगर आप लोअर जुडिशरी के बारे में बात करेंगे तो खैर है उसकी। मेरे ख्याल में किसी बड़े सियासी रहनुमा को इस तरीके से घर भेजना दुरुस्त नहीं। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुंजाइश पैदा की है तो आई फील परहैप्स इट्स मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इसमें मैं एग्री करता हूँ वसीम सजाद साहब के साथ। इसमें एक तो ये है कि वो पेटिशनर नहीं है, एग्रीड पर्सन नहीं है कि उन्होंने केस नहीं किया। ये तो हाई कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है इस वजह से कि वो अपने सुबार्डिनेट जुडिशरी जो है उसको नहीं चाहते कि वो इंटिमिडेट हो और ऐसे इस हालत में आ जाए कि वो उन्हें कोई दीवार के साथ लगा दे और लोग खड़े होकर पॉलिटिशियन जो है वो उन्हें कोई ऐसी यानी ज़ुबान इस्तेमाल करें जिससे वो खौफज़दा हो जाए। तो उन्होंने इस मामले में जो नोटिस दिए, जहाँ तक इसका सर्कमस्टांसेस का ताल्लुक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि रवैया क्या है कंटेमनर का। कंटेमनर अगर जिस तरह इस केस में पहले दिन से कंटेमनर ये कह रहा है कि मैं तौहीन नहीं करना चाहता था और मैं अपने अल्फाज जो है उस पर रिग्रेट करता हूँ, अल्फाज वापस लेना चाहता हूँ, तो उससे बिल्कुल कोर्ट के अंदर वो चीज़ जो है काफ़ी हद तक माइल्ड ऑलरेडी कोर्ट में आने से पहले ही हो चुकी है। और दूसरी सर्कमस्टांसेस जो मेरे दोस्त ने फरमाए हैं, सर्कमस्टांसेस आप ज़रा मुलाज़ा फरमाएँ, तलाल चौधरी के बयानात और मुसलसल ये कहना कि ये बुत हैं और इनको पास कर दो और इनको हटा दो यहाँ से, और जिस तरह की ज़ुबान थी, और उसके बाद फिर ये जो हाशमी साहब थे, हाशमी साहब ने जो ज़ुबान के जी आपके बच्चे जो हैं वो भी यही हैं और वो भी नहीं, ये सारी चीज़ें इस तरह की थी कि जो डिलिबरेट अटैम्प्ट थी टू इंटिमिडेट द कोर्ट एंड टू ब्रिंग द ऑनर ऑफ द कोर्ट टू ए लो स्टेप। तो इस वजह से वो उसमें सर्कमस्टांसेस वो नहीं समझते थे कि ये नहीं, और ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका रवैया मुख्तलिफ है और हाई कोर्ट की तौहीन जो हमें नज़र आ रहा है। बाकी आई डोंट स्टैंड फॉर द कोर्ट्स उनका, और मैं तो इस हद तक हूँ कि तौहीन अदालत का कानून जो है उसको स्ट्रिक्टो सेंसो वहाँ एप्लीकेबल होना चाहिए जहाँ कोई डिलिबरेटली कोर्ट के यानी अहकामात को ना माने। इसके खौफ से और इस तरह की सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक एक हद फासिल होनी चाहिए इजहार राय की आज़ादी और उसके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दुनिया में महज़ब मुआशरे जो हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से अदालतें नहीं वहाँ काम कर रही, वहाँ अदालतें अपने फैसलों की वजह से इज्जत पा रही हैं। तो इसलिए अगर आप सिर्फ खौफ की वजह से, बड़ा एक अहम नुक्ता है जिसको इमरान खान बार बार रेज़ करते हैं, और मैं वसीम सजाद साहब पहले आप सीनियर हैं तो आप ही से राय ले लेता हूँ। बज़ाहिर एक तासुर यह है कि नए चीफ़ के अपॉइंटमेंट के ऊपर कंसर्न है, इमरान खान को तशवीश है। पुराने जो अपना जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो उस वक्त के आर्मी चीफ पहले 4 साल तो उनको वो सेम पेज की वजह से वो बार बार तारीफ़ें करते थे, एक्सटेंशन भी दी। जब हुकूमत गिर गई तो उसके बाद वो नापसंदीदगी में शुमार होने लग गए, और अब नए चीफ़ की तैनाती के हवाले से उसको अब उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को अब हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दे दिया हुआ। अब ये मामला यहाँ तक पहुँच गया कि कल जलसे में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि शेरों की फ़ौज को अगर गीदड़ सरदार हो उसका तो उसको शिकस्त हो जाती है। तो कभी वो मीर जाफ़र, कभी मीर सादिक, कभी फ़ौज का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में है। लेकिन क्या जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए जो रास्ता इमरान ने चुना है ये सही रास्ता है?
बात यह है जी कि तारीख़ हमें बताती है कि जब भी वज़ीर-ए-आज़म के पास फ़ौज के सरबराह की तकर्री का मसला आता है तो वो समझते हैं कि जी जो शख्स मैं चुनूँगा वो मेरी सपोर्ट करेगा और मेरा आदमी होगा। तो तारीख़ तो ये बताती है कि जब भी आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होती है वो फिर फ़ौज के आदमी होते हैं, फ़ौज को रिप्रेजेंट करते हैं और वो अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो जो कानून में लिखा हुआ है कि बॉर्डर का तहफ़्फ़ुज़ करना और जो भी उनके ज़िम्मेदारी उनको सौंपी जाए, तो ये मेरे ख़्याल में इसको सियासत में उलझाना मुनासिब नहीं है। और इसमें अगर आइन का रास्ता इस्तेमाल किया जाए, और आइन का रास्ता ये है कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म होगा उस वक्त जबकि ये तकर्री होनी है उसको इख्तियार है कि वो एक जो कन्वेंशन बनी हुई है उसके मुताबिक वो तकर्री करे। कन्वेंशन क्या है कि फ़ौज के जो सीनियर मोस्ट 3-4 जर्नैल होते हैं उनके नाम भेजे जाते हैं, उनका बायोडाटा साथ होता है। मेरे ख़्याल में जो चीफ़ होते हैं मौजूदा उस वक्त उनसे मशवरा भी किया जाता है और भी मेरे ख़्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब मशवरा करते होंगे और फिर वो अपनी सोच के मुताबिक जो भी उनको बेहतर नज़र आए उसको तकर्री करते हैं। और जब वो तकर्र हो जाता है तो फिर वो फ़ौज का सरबराह होता है, उसने अपने फ़ौज की ज़िम्मेदारी को पूरा करना होता है। लिहाजा इसको तनाज़ा बनाना, इसको सियासत में उलझाना, ये मेरा ख़्याल में सियासत के लिए भी अच्छा नहीं है और फ़ौज के लिए भी अच्छा नहीं है। और आइन का रास्ता यही है कि जो भी वज़ीर-ए-आज़म है वो तकर्री करेगा। जब इमरान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने तकर्री की, जब नवाज़ शरीफ साहब थे तो उन्होंने तकर्री की। ये कहना कि जी नहीं इलेक्शन होने तक इसको रोक दिया जाए, ये ना आइन के मुताबिक है ना कोई रवायात के मुताबिक है, ये दुरुस्त नहीं होगा। दुरुस्त है। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। चोरों और डाकुओं को आर्मी चीफ तैनात नहीं करना चाहिए और अगर कोई, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, अगर कोई मुहब्बे वतन जर्नैल आ गया तो वो इनकी चोरी की इजाज़त नहीं देगा। ये वो मोहसिन रांझा साहब बयानात हैं जो मुझे लगता है कि वो मीर जाफ़र, मीर गद्दार और पता नहीं क्या क्या उससे भी एक स्टेप आगे चले गए, क्योंकि इसमें आपने एक डिवीज़न, एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेट कर दिया है, कौन मुहब्बे वतन कौन नहीं मुहब्बे वतन। ये मामले से, इस फसाद से हमें आगे निकलना, कैसे निकलेंगे? देखिए जी, इमरान ख़ान का जो ये एक सोच है अदारे के हवाले से, पहले तो बात यह कि अगर आप देखें कि उन्होंने मुहब्बे वतन की जो बात की है तो उन्होंने ब्रैकेट कर दिया, एक को नहीं किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सीनियर मोस्ट जो है वहाँ पे जो लोग हैं जो होंगे लिस्ट में, उन सब में से उन्होंने कहा कि जो अब इनके साथ, मतलब एक कैटेगराइज करके कहा कि जो ये चोरियों की बात नहीं करेगा, यानी कि जो बंदा भी इनके ख़िलाफ़ अपोजिशन में, जो जमातें आज हुकूमत में हैं, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगा तो वो मुहब्बे वतन नहीं है। अब ये क्या, ये फ़ौज का काम है या ये अदालतों का काम है या ये प्रोसिक्यूशन का काम है या ये अकाउंटेबिलिटी का काम है या ये एंटी करप्शन का काम है? ये फ़ौज का काम तो नहीं है। तो आपके इस बयान से ये पता लग रहा है कि आप फ़ौज को सियासत में लाना चाहते हैं, आप फ़ौज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब मोटिव उसका बड़ा ज़ाहिर हो रहा है, और जो नहीं करेगा वो मुहब्बे वतन नहीं। तो ये एक बड़ी हट के बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आप पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट्स की उठा के देख लें हिस्ट्री, जिस भी भुट्टो साहब ने ज़िया-उल हक साहब को लगाया, नवाज़ शरीफ साहब ने मुशर्रफ साहब को लगाया, उसके बाद जहाँ अपॉइंटमेंट्स हुई, उन अपॉइंटमेंट्स के बीच में आगे क्या रिजल्ट्स निकले। जब आप आर्मी चीफ बनते हैं तो आप जब कुर्सी पे बैठते हैं तो आप इंस्टीट्यूशन की सोचते हैं। ये कोई सोचे कि कोई हो सकता है कि जिसके बारे में वो सोच रहे हों कि ये मेरे ख़िलाफ़ चलेंगे, हो सकता है वही बंदा इंस्टीट्यूशन के मुताबिक, ये सोच के मुताबिक कह कि नहीं यार ये बंदा बात ठीक कर रहा है। जिसको अपॉइंटमेंट हो जाती है वो आर्मी चीफ की कुर्सी के बैठने के बाद वो आर्मी चीफ होता है, वो आर्मी चीफ होता है। वो नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का या इमरान खान का बंदा नहीं होता ना। वो मेरे ख्याल में ऐसा हो सकता है। गलतफहमी में आज भी रहता है तो मेरे ख्याल से फिर सीखा नहीं। आरिफ चौधरी साहब, मेरा अपना एक राय है, हो सकता है आप उससे मुतफिक ना हो। मेरा ख्याल ये है कि जो टॉप 2-3 सीनियर मोस्ट लोग हैं उन्हीं में से एक ने बनना है, तो वहाँ पर ये शर्त लगाना कि जब तक इंतखाबात नहीं हो जाते इनको ना लगाया जाए, मुझे लगता है ये शर्त है ही असूल के ख़िलाफ़ है।
जो तरीकाकार है, एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, मैं उसका सख्त मुखालिफ हूँ। लगाएं आप और आगे चलें, अपॉइंटमेंट करें। ये आपकी बात बहुत खूबसूरत है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आर्मी जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल उसका पॉलिटिक्स में भी आ चुका है, अब ना चाहते, हमारे ना चाहने के बावजूद और उनके ये कहने के बावजूद कि हम पॉलिटिकल हैं, पॉलिटिक्स में चीज़ें जो नज़र आई हैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। इस सारी सूरत हाल में पहले तो ये तय हो जाना चाहिए कि जहाँ तक आर्मी चीफ की तकर्री का ताल्लुक है उसमें किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है और वो मेरिट पे हो। और उस मेरिट के लिए जो प्रिंसिपल, आपको याद होगा कि सज्जाद अली शाह वाला झगड़ा जब पैदा हुआ तो उस वक्त ये प्रिंसिपल तय कर दिया गया कि चीफ जस्टिस वो होगा जो सीनियर मोस्ट होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर थिंग्स। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ भी आए और इस फैसले पे मुझे कुलदीप नायर साहब मरहूम हो गए, उन्होंने उस ज़माने में जो कहा वो बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मामला ये है कि आर्मी के अंदर भी ये तय हो जाना चाहिए कि ये जो सवाबदीद है, और वो सवाबदीद इस तरह इस्तेमाल होती है, हर शख्स जो है अच्छा एक तो बात और बड़ी ज़रूरी है, जो नई बात मैं कहना चाहता हूँ कि मोमिन तो एक सुराख से एक दफ़ा डसा जाता है। इमरान खान साहब पे मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि वो मोमिन भी हैं, आत्म तस्वीर भी है और बार बार एक सुराख से फिर डसे जाने के लिए तैयार हैं कि भाई आपने एक्सटेंशन दी और इसके बावजूद चीज़ें उस तरह ना चली, मामला ना हुए। अब आप फिर ये सोच रहे हैं कि जी आप दोबारा इलेक्ट होंगे तो फिर जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप मुंतखब कर आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपका रजीम जो है वो ज़्यादा, चलो छोड़ देते हैं बाकी चोरों और डाकू वाली बात जो शाहनवाज राजा साहब ने की है। आप जो भी करना चाहते हैं, आपका एजेंडा करप्शन फ्री एजेंडा है, उसमें फिर आप वही काम कर रहे हैं और फिर वही तवक्को कर रहे हैं। और यही नवाज शरीफ साहब ने किया, उन्होंने बावजूद इसके, और अब फिर वो उसी वही सोच है। सियासतदानों के इस सोच से निकलना चाहिए अगर ये वाकया ही सीरियस हैं कि पॉलिटिक्स में फ़ौज का रोल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ हमें फिर क्लियरली बता दें कि भाई वोट देना तो हम एक कार्रवाई या फर्जी कार्रवाई, आपके फैसले तो कहीं और से होने हैं। सर उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा भी ना कि बंदे पूरे करने के लिए मदद लेनी पड़ती थी, फ़ोन कॉल करवानी एजेंसियों से पड़ती थी। वसीम सज्जाद साहब, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है मेरे ख्याल में। फ़ौज के अंदर भी इसके ऊपर शायद सिविलियन अगर वो लॉ इन्फोर्स करना चाहें ना फ़ौज के ऊपर तो नहीं कर सकेंगे। फ़ौज खुद अपने ऊपर रसूल का इतलाक़ करे तो हो जाएगी। एक तो ISI का ये काम नहीं होना चाहिए कि कौमी असम्बली के बंदे पूरे करके देने हैं, कानून साजी करवानी है तो बंदों की हाज़िरी पूरी करवानी है। ये नहीं काम है ISI का या फ़ौज का। FATF के ऊपर इतफाक़ राय नहीं है तो मीटिंग पिंडी में होनी है। उनको इस चीज़ से, इस रोल से बाहर निकलना चाहिए। मतलब देयर इज़ नो पॉइंट कि वो इस पॉइंट तक आ जाएँ कि वो बंदे पूरे करके। इमरान खान का जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, तादाद पूरी नहीं थी, आखिर में बंदे पूरे करके ला के दिए, बंदे पूरे हो जाएं सेनेट के इलेक्शंस के बाद। तो इट इज़ सच ए प्रॉब्लमेटिक इशू जिसके ऊपर फ़ौज को एक्ट करना चाहिए। सिविलियन इन्फोर्स नहीं कर सकेंगे, तगड़े नहीं हैं। ये यकीनन ये फ़ौज का काम नहीं है कि बंदे पूरे करे या सियासत में मुदाखलत करे। और ये जो फ़ौज ने कुछ रोल प्ले किया है उसकी वजह एक तो ये है कि सियासतदानों की और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसकी कमज़ोरी है, और दूसरा ये है कि हमने ख़ुद फ़ौज को इसमें मुलव्वस करने की कोशिश की है। ये जो फ़ौज का रोल आया है वो मेरा ख्याल है भुट्टो साहब के ज़माने में उन्होंने फ़ौज को ये पॉलिटिकल रोल दिया था और फिर वो रोल कोई ख़त्म नहीं कर सका। तो लिहाजा ये तो दुरुस्त है कि फ़ौज को इसमें मुलव्वस नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल रोल उसका ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक फ़ौज के सरबराह की तकर्री का मामला है वो एक आइनी मामला है, और उसमें अगर आप देखें तो ये तकर्री इस तरीक़ाकार जो है पिछले 70-75 साल से यही तरीक़ाकार चल रहा है, और कोई मुझे बड़ी मुश्किल नज़र नहीं आई इस तरीक़ाकार के मुताबिक तकर्री करने का। फ़ौज में जो शख्स 3 स्टार जनरल बनता है वो एक 30-35 साल उसकी सर्विस होती है, मुख्तलिफ मराइल से वो गुज़रता है, मुख्तलिफ इम्तिहानात होते हैं, और जब वो इस रैंक पे पहुंचता है तो मेरे ख़्याल में वो क्वालिफाइड होता है कि वो चीफ बने। उसमें से एक को चुनना होता है और वो एक तरीक़ाकार है। उसमें देखते हैं कुछ स्वाबदीद भी आती है, उनका रिकॉर्ड भी सामने आता है, सारी चीज़ें होती हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जब तक ये आइन मौजूदा है इसके मुताबिक तो तकर्री ऐसी होगी, लेकिन इस पर कोई इतराज़ है या कोई बेहतरी हो सकती है तो यकीनन आइन में तरमीम हो सकती है। लेकिन फ़िलहाल जो तरीक़ाकार है वो यही है। अगर इसको छेड़ा तो मेरा ख़्याल में फिर ज़्यादा मुश्किलात बनेगी। अगर आइनी तरीके से
हमने हट के कोई बात करने की कोशिश की तो फिर ज़्यादा मुश्किलात होंगी। मेरे ख्याल में कोई भी 3 स्टार एक जो PMLN जिस चीज़ से गुरेज कर रही है जी, 29 नवंबर को आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाली मुद्दत ख़त्म होगी और वो रिटायर हो जाएंगे। तो अभी 2 महीने का 60 रोज़ या 70 रोज़ का भी फ़र्क है। क्या ये मुनासिब नहीं है कि नॉमिनेट कर दिया जाए नेक्स्ट चीफ को, ताकि ये बहस हो ही ना, इमरान खान कहें कि किसको लगाना है या किसको नहीं लगाना, वो चैप्टर बंद कर देना चाहिए। जो 2, 3, 4, 6 नाम सीनियर मोस्ट में से हैं, जिसको भी लगाना है, वज़ीर आज़म ने लगाना है, वो तैनात कर दे, नॉमिनेशन दे दें उसकी। मेरे ख्याल में जी अगर इसको जल्दी करने की कोशिश की तो फिर भी एतराज़ आएगा। जो रूटीन है वो फॉलो होनी चाहिए। अगर रूटीन ये है कि ये तकर्री महीना पहले होती है या 15 दिन पहले होती है, वही रूटीन फॉलो करनी चाहिए। मौजूदा जो सूरत हाल है जिसमें कि एक सियासी पार्टियाँ आपस में उलझ गई हैं, उसमें तरीक़ाकार से हट के कोई बात की गई तो ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनेगी। दूसरी बात ये आ गई कि जी इल्ज़ामात होते हैं सियासत में, एक पार्टी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती है और एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। अगर ये कहा जाए कि चूँकि इन पे इल्ज़ाम है ये तकर्री नहीं कर सकते, तो दूसरी भी पार्टी कह सकती है कि इन पे इल्ज़ाम है ये तकर्री नहीं हो सकती। तो इस तरह मेरा ख्याल में ये निज़ाम जो है ये चल नहीं सकेगा। लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि आइन की रूह राजा साहब, ये वसीम सज्जाद साहब की बात में वज़न है कि जो तरीकाकार है उसमें तो वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है, तो उसको आप अभी छेड़ेंगे तो फसाद और पैदा हो जाएगा। अभी तो आप उसे छेड़ ही नहीं सकते। देखिए बात यह है कि वो कानूनदान भी हैं और वो सब चीज़ें सामने रख के बैठे हुए। देखिए प्रोसेस तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, कोई ममानियत तो है नहीं लॉ में लिखा हुआ कि आप ये नहीं कर सकते या पहले आप नहीं कर सकते। अब खान साहब जो नॉमिनेट आप कर सकते हैं पहले, उस पर पाबंदी नहीं है क्योंकि माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। लॉ में भी कुछ नहीं है। अब 60 रोज़ रह गए हैं तो ऐसा कुछ क्या बात नहीं है, वो है भी नहीं। और वो लिस्ट भी जो है वो भी आइडेंटिफाई हो गई है, उसमें सारा मतलब जो भी लोग हैं जिन्होंने आना है उस एक सर्टेन टाइम पीरियड टॉप 3 या टॉप 5 की समरी आती है। वो टॉप उसमें से प्राइम मिनिस्टर ने किसी एक को सेकंड को जो टॉप 3 या टॉप 5 होंगे उनकी समरी अगर बना ली जाए और वो समरी आ जाए और वही फैसला जो है दिस इज़ फॉर पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान एक गलत तरफ चीज़ लेके जा रहे हैं, मुल्क में एक सिचुएशन पैदा करना चाह रहे हैं और ये इंतहाई गैर मुनासिब है कि उसको अभी भी समझ नहीं आ रही। जिस तरह बात की इन्होंने कि अगर वो नहीं सीखे अभी भी कि जो सारे उन्होंने एक्सपीरियंस किए और वो समझते हैं कि मैं फ़ौज को पाबंद कर सकता हूँ, फ़ौज को अपनी मर्ज़ी के साथ मैं चला सकता हूँ, ये तो अब उस कैफियत से उनको निकलना पड़ेगा। मैं आर्मी चीफ अगर अपना ले आता हूँ तो फ़ौज मेरी मर्ज़ी से काम करे, फ़ौज यहाँ से बंदे पकड़े और जिनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम मैं लगाऊँ उनको पकड़ के अरेस्ट करवाए, फिर फ़ौज जो है मेरे कहने के ऊपर इजलास में हाज़िरियाँ पूरी कराए, फिर फ़ौज मेरे कहने के ऊपर ये काम करे। मतलब फ़ौज पाकिस्तान की जो है एक चंद अदारों में जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन्ड है और उसके न्यूट्रलिटी जो है उसके ऊपर लोग बात करते हैं, जो कई दफ़ा मतलब अगर कोई बीच में रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस होता है तो रोल अगर वो सियासी मुदाखलत छोड़ देना, ये जो कब्जा करने का किसी ना किसी को जनरल ज़िया को या अयूब को या को या मुशर्रफ को शौक आ जाता है तो दे हैव द मोस्ट प्रोफेशनल स्ट्रक्चर। यस, वो कंट्रोवर्सी में आएंगे नहीं, सिर्फ उनको इस चीज़ से निकल जाना चाहिए कि कब्जा करना है उससे नहीं, उसमें नहीं आना चाहिए, उससे दूर हट जाना चाहिए। दो चीज़ें मैं आपको बड़ी, एक तो आइन में लिखा हुआ है कि जब भी आप हल्फनामा देते हैं कि फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ नहीं होगा। ये सारे फ़ौज के जितने भी जूनियर ऑफिसर्स हैं, अभी कैरियर ऑफिसर्स हैं, सबको एक चीज़ बनानी पड़ेगी, ये सोचना पड़ेगा इस अदारे के लिए और इस मुल्क के लिए कि हम ठीक है, हम कुछ असूलों पे तो बात करनी चाहिए जो भी उनका एक है, लेकिन उससे ज़्यादा सियासत में अगर इन्वॉल्व होंगे तो अदारा और नेशनल इंटरेस्ट जो है या जो नेशनल सिक्योरिटी जो है या अदारे का जो अपना डिसिप्लिन स्ट्रक्चर है हम उसको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो बेहतर ही है। ये एक मैं कहता हूँ कि ये विद इन दी फोर्स खुद एक डायलॉग जो है ये डेवलप होना शुरू होना चाहिए। एक वो जो स्टेटमेंट कल इमरान का था जी, वो फ़ोन कॉलों वाला, वो तो ज़रा सुनाया आरिफ साहब से, उस पर भी राय ले लें। सारी कौम को आज आपके सामने कह रहा हूं कि आगे से जो भी आपको नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे उसको वापस धमकी दो, ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आरिफ साहब, ये एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल बात दुरुस्त कह रहे हैं कि किसी को फ़ोन कॉल का कोई हक़ नहीं है और ये फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के अपने मुतल्लिक इंटरनेशनल जो पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ मीडिया के ऊपर रिपोर्ट आई थी, उन्होंने प्रीडेटर ऑफ फ्री मीडिया
उसके ऊपर उन्होंने कुछ लोगों के नाम छापे थे दुनिया के, इमरान खान का नाम सर फहरिस्त था। तो वी हैव ए वेरी बैड हिस्ट्री, जो इस मामले में किसी को भी रोशन लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते कि ये बहुत अच्छा था जी, ये इंसानी हकूक़ का लंबरदार था। जब हुकूमत आती है तो वो डंडे मारते हैं, एजेंसियों से उठवा लेते हैं, बंदे रात को गायब हो जाते हैं, शुमाली इलाका जात की सैर, ये सारा कुछ हुआ है। तो कैसे वो इन्फोर्स होंगे फंडामेंटल राइट्स? देखें, मैं इंतज़ार में हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा दिन आए जब कोई लीडर जो सियासतदान है वो ये फ़ैसला करें कि ये ट्राइकाटोमी ऑफ पावर जो है, जो आइन की रूह है, इस पे हमने अमल दरामद करवाना है और तीनों इदारे उनको पाबंद पार्लियामेंट करे कि पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी और सियासत आपने नहीं करनी। अदलिया है तो उसका काम प्राइम मिनिस्टर को बनाना या हटाना नहीं है, और अगर फ़ौज है तो उसका काम MNA बनवाना, प्राइम मिनिस्टर बनवाना। मैं यकीन माने एक दिन इतना शर्म से मेरा सर झुका कि एक गाड़ी में मेरे पास आए हुए थे इंडिया से, कोई वहाँ का मिनिस्टर था, वो अपने इलाके में जाना चाहता था परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में। तो ब्रिगेडियर साहब जो हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह हमने बनाए हुए थे, वो गाड़ी के अंदर ही मुझे कहने लगे, चोई साहब आपके भतीजे को फ़ौज ने टिकट दे दिया है, अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो कामयाबी करवा दें। और मैं हैरान हुआ कि इंडिया के उस आपने इतना हौसला सब्र भी नहीं किया कि आप थोड़ी देर बाद मुझे ये बता देते तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। और ये इसी तरह मुझे इंडिया में एक शख्स ने कहा, जी हम तो हैरान रह गए जब हमें पता चला कि जनाब अदालत ने प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया है। तो ये दुनिया में ये तसव्वुरात जो हैं ये काम बिल्कुल नहीं है। लोग ये नहीं सोचते कि अदालत जो है वो प्राइम मिनिस्टर को हटाती है। लोग ये नहीं सोचते कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर को हुक्म देता है कि आप ऐसा करें। तो खुदारा ये कुछ चीज़ें बजाय इसके कि इमरान खान साहब इस तरह की बात करें। और जहाँ तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ताल्लुक है, मैंने सहाफ़ियों को इसी तरह बेदस्तो पा हर दौर में देखा है, और वो बेचारे हर दौर में किसी ना किसी को जो सच समझते हैं वो साथ दे रहे होते हैं और आज़ादी सहाफ़त के लिए भी लड़ रहे होते हैं। और वही ज़माना फिर गुजरता है वो आनंदी की तरह कि वही बहस हो रही होती है पार्लियामेंट के अंदर कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए रेड लाइट एरिया को। मतीउल्लाह जान, वो आज मैं देख रहा था, इमरान वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ रहे थे तो वहाँ वो उसको बता रहे थे मीडिया वालों को कि ये फंडामेंटल राइट है आज़ादी इज़हार, और उसी मतीउल्लाह जान को इसी आज़ादी इज़हार के ऊपर इमरान खान की अपनी हुकूमत में उठा लिया गया था। नहीं, किसी ने माफ़ नहीं किया। आप देखें आसतूर को देखें। अच्छा, फिर आप देखें कि इस हद तक ये जो नवाज शरीफ साहब के साथ उनके बड़े करीबी तल्लुकात हैं, चिड़िया वाले जो हमारे हैं। हाँ। अच्छा, ये मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस ज़माने में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इनका केस था और ये भी पकड़े हुए थे आपसे 90s में और वहाँ लड़ाई हो रही थी। उस ज़माने में हमारी मुलाकात उसके बाद लेकिन अकाउंटेबिलिटी के वज़ीर बन गया। तो मामला ये है कि कोई भी शख्स, हर एक शख्स जो है ना, जो सारी मोहब्बत के बावजूद, आवाम की मोहब्बतें समेटने के बाद, आपका यानी मीडिया जो है उसका कितनी आज़ादी के लिए मीडिया ने जंग लड़ी है, लेकिन किसी के अंदर ये बात अंदर से नहीं आती। वो ये समझता है कि अगर आप उसके हक की बात कर रहे हैं तो फिर तो आप सच्चे हैं, लेकिन अगर आपने ज़रा सा इख्तलाफ राय कर दिया तो उसी वक्त आपको काट दिया गया। कि नदीम मलिक जो है वो तो उस रांदा दरगाह है इसलिए कि वो तनकीद करता है। मैं तो उस शख्स को मानूंगा अपना कायद जिसको इस बात की परवाह ना हो कि उसके सामने कोई खड़ा होकर उसके ऊपर तनकीद कर रहा है, उसे अप्रिशिएट करे, क्योंकि वो लीडर की तनकीद नहीं हो सकती पाकिस्तान में। लीडर की बुत फिर इसी तरह के लीडर होंगे जो नजर, जिनकी सबकी नजर एक ही तरफ होगी कि जनाब साहब आपने बहुत सारे ये जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं इनको बहुत करीब से काम करते हुए देखा होगा। ये एक बहुत बड़ी बुनियादी कमज़ोरी है, बुत परस्ती वाली। वो सताइश चाहते हैं कि उनकी की जाए, तनकीद तो हो ही नहीं सकती ना। वो रियासत मदीना के असूलों के भी ख़िलाफ़ हो जाती है। नवाज शरीफ तो वो लॉ ही एक ऐसा ले आए थे कि शायद वो अमीरुल मोमिनीन के करीब चले जाते। किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर जो किसी बड़ी सियासी जमात का सरबराह है, उसकी पार्टी के MNAs के अंदर भी, वज़ीरों के अंदर भी हिम्मत नहीं होती। इसीलिए मीडिया के ऊपर ये बुरा वक्त आता है। हर दौर में जिसको वो नापसंद करते हैं उठा लेते हैं, मारते हैं। ये बात ये है जी कि हम जमहूरियत हमारी वोट डालने के हद तक और असम्बलियाँ बनाने की हद तक तो आ गई है, लेकिन जमहूरी कल्चर जिसको हम कहते हैं वो हमारी कौम में, हमारे जो सिस्टम है उसमें अभी तक नहीं आई। जब कोई पार्टी ऑपोजिशन में होती है
तो वो कहती है जी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, अदालतें भी आज़ाद होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स भी होनी चाहिए। लेकिन जब हुकूमत में होती है उसका रवैया बिल्कुल बरक्स हो जाता है और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जहाँ भी तनकीद हो रही है उसको ख़त्म किया जाए, उसमें सरकारी इदारों को इस्तेमाल किया जाए, फ़ौज का भी इस्तेमाल किया जाए। तो लिहाजा हमें, मेरा ख्याल में वक्त के साथ ये आ जाएगा और जिस तरह हमारा सियासी निज़ाम ज़्यादा मजबूत होगा तो ये चीज़ें पीछे हटती जाएंगी। तो अगर आप दीगर ममालिक में देखें, ख़ुसूसन इंग्लिस्तान में या अमेरिका में जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं, तो वहाँ पे ये होता है कि कतई नज़र इसके कि कौन हुकूमत में है कौन नहीं है, इदारे अपना काम करते रहते हैं, आइन अपना काम करता रहता है, जो हुकूक दिए गए हैं वो हुकूक जो हैं वो अदालतें इन्फोर्स करती हैं। तो मेरा ख्याल में यहाँ पे भी इस तरह होना चाहिए। वक्त लगेगा, हो जाएगा, अभी नहीं है। अभी तो यही होता है कि हुकूमत जो है वो कोशिश करती है, हर लिहाज से कोशिश करती है कि हमारी जो इक़्तिदार है उस पर ज़रा भी कोई हर्फ ना आए, अगर आए तो हम इसको ख़त्म करें। और फिर पार्लियामेंट की हम बात तो करते हैं लेकिन पार्लियामेंट भी पार्टी बेस्ड हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है, इस हद तक कि अगर गलत फैसले भी होते हैं लेकिन पार्टी उसको सपोर्ट करती है तो वो फिर कानून भी बन जाता है, उस वो पॉलिसी भी बन जाती है। तो यहाँ पे वो जो कॉन्शियस होता है एक पार्लियामेंटेरियन, शख्सियत परस्ती से बाहर निकलना पड़ेगा। वसीम सज्जाद साहब, सियासी जमातों के अंदर भी और पार्लियामान में भी जो सबसे बड़ी बीमारी है इस वक्त वो शख्सियत है, वो हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। ये रियासत मदीना की अगर बात की जाए तो उसमें आपको सबसे पहले जो चीज़ समझने की और सोचने की, दिमाग इस्तेमाल करने की, लॉजिक इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, वो शख्सियत परस्ती और बुत परस्ती से निकलने की ज़रूरत है। हम पूरी सियासत को, पूरी पार्लियामेंट को अभी भी उसी बुत परस्ती और शख्सियत परस्ती के ऊपर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि चला रहे हैं। वसीम सज्जाद साहब, आरिफ चौधरी साहब, मोहसिन राजा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।